नमस्कार दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो टुडे आवर टॉपिक्स एनसीईआरटी टॉपिक्स। एनसीईआरटी के टॉपिक्स हैं जो कि हर एग्ज़ाम में आते हैं। कोई भी एग्ज़ाम आप देंगे, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उसी में आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और आरआरबी चाहे वो पैरामेडिकल एग्ज़ाम हो और चाहे वो एनटीपीसी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो आरआरबी की, आरआरबी में दिया हुआ है आरआरबी सिलेबस में अप टू 10 एनसीईआरटी। तो 10 तक जितनी भी है एनसीईआरटी हैं हमारी, उसमें से साइंस, सोशल साइंस, फिज़िकल एजुकेशन, ये सारी जो सब्जेक्ट हैं वो आए, उनमें से कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी वो दे सकते हैं। तो देख लेते हैं, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। इससे पहले वाली जो वीडियो मैंने बनाई है उसमें दरअसल वॉइस की थोड़ी प्रॉब्लम है, वो थोड़ी नहीं बहुत बड़ी है। इतनी अच्छी वीडियो बनाई थी और डालने के बाद पता लगा कि उसमें वॉइस ही नहीं है। तो चलो दोबारा से हम इसको वीडियो को करते हैं। सबसे पहले है डेवलपमेंट स्टेज ऑफ एडोलसेंस। एडोलसेंस का मीन्स क्या है कि जन्म से लेके मृत्यु तक, बच्चा जन्म से लेके, जन्म मीन्स पेट के अंदर से लेके और जब तक मरता नहीं है तब तक कि हम डेवलपमेंट स्टेज हम करेंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन आरआरबी पटना में आया था। आरआरबी पटना में उन्होंने पूछा था कि प्रेगनेंसी जो प्रीनेटल जो स्टेज होती है, प्रेगनेंसी टाइम होता है, वो कितने वीक्स होता है, हाउ मेनी वीक्स आर। तो यहाँ पे देख लेते हैं प्रीनेटल जो स्टेज है। देखो प्री मीन्स पहले, प्री मीन्स पहले और नेटल मीन्स फीटस। ठीक है, फीटस के बारे में हमें बताने कि जो प्रेगनेंसी के डे होते हैं उसमें कितने दिन की प्रेगनेंसी होती है और वीक्स कितने होते हैं। तो यहाँ पे 280 दिन होते हैं, 280 डेज ऑफ प्रेगनेंसी एंड 40 वीक्स। अब करते हैं नियोनेटल। नियोनेटल, नेटल मीन्स फीटस और नियो मीन्स न्यू बॉर्न। हॉस्पिटल में आपने सुना होगा NICU। तो न्यू बॉर्न बेबी मीन्स न्यू नेटल। तो न्यू नेटल जैसे ही बच्चे का जन्म होता है उसके 28 दिन बाद, उसके 28 दिन, जो 28 दिन का बच्चा होता है वो होता है हमारा न्यू नेटल। थर्ड है इन्फेंसी। इन्फेंसी मीन्स इन्फेंट। इन्फेंट 28 दिन से 1 साल रहेगा। चाइल्डहुड 1 से 10 साल मीन्स जो बचपना होगा ना, बचपन होगा बच्चे का, बचपन, वो 1 से 10 साल होगा। एडोलसेंस में क्या होगा कि जो बच्चे जब मम्मी पापा की या परिवार में से किसी भी फैमिली मेम्बर की बात मानना बंद कर देते हैं, वो एज होती है 10 to 90 ईयर्स। बात न मानना वो होती है एडोलसेंस। कई बार बच्चे होते हैं ना, मेरा बच्चा भी है, नहीं मैम ने ये बताया है तो यही बताया है। अगर मैम ने कुछ मिस्टेक से, बाय मिस्टेक कुछ गलत भी बता दिया या कुछ और तरीके से हम बताने की कोशिश करते हैं तो बच्चे सुनते नहीं हैं। अडल्टहुड 20 ईयर्स, भूत सवार होता है इसमें हार्मोनल चेंजेस इतने होते हैं इन 2 स्टेजेस में कि बच्चे को खुद ही नहीं पता होता कि वो क्या कर रहा है, गलत और सही का बच्चे को पता ही नहीं होता है। तो वो होता है 20 ईयर्स अडल्टहुड। ओल्ड एज 60 ईयर्स एंड अबव। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आने के बहुत चांस हैं, इसको अच्छे से आप कर लेना। टॉपिक नंबर 2, मैं सिर्फ आपको एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट टॉपिक ही कराऊंगी। वैसे जितने भी मेरे को लग रहा है कि ये टॉपिक्स आने की संभावना है, तो वो मैं टॉपिक्स आपके नोट्स बना के आपको दे रही हूँ।
टॉपिक नंबर सेकंड, बीएमआई। बीएमआई तो आपने सुना ही होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखो पहले तो बीएमआई की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं कि फुल फॉर्म क्या है। बॉडी मास और इंडेक्स, की बॉडी का मास चेक करना है कि शरीर, इस बच्चे का शरीर ज़्यादा बड़ा है, छोटा है, इसके हाइट के अकॉर्डिंग ज़्यादा मोटा तो नहीं है, ज़्यादा पतला तो नहीं है, कुपोषण तो नहीं है, ओबीज तो नहीं है। ये चेक करने के लिए हम बीएमआई करते हैं। बीएमआई का पहला तो क्वेश्चन ये बनेगा फुल फॉर्म। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि बीएमआई निकालते कैसे हैं, कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो बीएमआई कैलकुलेट करते हैं वेट बाय हाइट। क्या पूछेंगे हम, बच्चे का वेट और हाइट। तो जो वेट होगा वो किलोग्राम में और हाइट होगी वो मीटर स्क्वायर में। अब देखो ओवरवेट, अंडरवेट और नॉर्मल हेल्दी वेट। नॉर्मल को हम बोलेंगे हेल्दी वेट एंड ओबीज, ठीक है। तो अंडरवेट देखो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बन सकता है कि अंडरवेट की वैल्यू कितनी है, 18.5 kg पर मीटर स्क्वायर। नॉर्मल वेट कितना होना चाहिए, ठीक है, 18.5 to 24.9 kg पर मीटर स्क्वायर। ओवरवेट कितना होना चाहिए, ओवरवेट में कितने नंबर आएंगे, 25 से 29, 29.9 kg मीटर स्क्वायर। एंड ओबीज, जब 30 से ऊपर ज़्यादा कैलकुलेशन आएगी वो होगा ओबीज में। तो ये आप बिल्कुल याद कर लेना, ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, तीनों ही क्वेश्चन बने हुए हैं। बीच में एक ये आई का एक स्पेलिंग थी कंजक्शन। कंजक्शन क्या है, कंजक्शन एक ट्रांस मेम्ब्रेन है ओवर द आई। गेम्स के बारे में कर लेते हैं कि देखो गेम्स है ना, दो तरीके के होते हैं, एक इंडिविजुअल गेम और एक ग्रुप गेम। इंडिविजुअल मीन्स सिंगल गेम, ठीक है, और ग्रुप में टीम गेम। क्या होता है, टीम। अब इसी में इन गेम्स में डिकैथलॉन एंड हेप्टेथलॉन, ठीक है। डिकैथलॉन की आपने देखी होगी, ऐड आती है, ठीक है, सूटकेस वगैरह, ड्रेस वगैरह, इनकी ऐड आती है डिकैथलॉन की। तो इसमें इस डिकैथलॉन में कितने गेम इवेंट होते हैं, डिकैथलॉन में 10 गेम इंक्लूड होते हैं और हेप्टेथलॉन में 7 गेम होते हैं। ये गेम फॉर मेल गेम, इनको मेल्स खेलते हैं और इनको फीमेल्स खेलती हैं। अब करते हैं फर्स्ट एड की बात। फर्स्ट एड में क्या होता है कि फर्स्ट एड में सिर्फ एक बैंडेज करना या फिर वाइटल साइन चेक करना ही फर्स्ट एड नहीं होती। फर्स्ट एड के अलग अलग पार्ट हैं, तो देख लेते हैं अब कौन कौन से। देखो ABCD। A मीन्स एयरवे, B मीन्स ब्रीदिंग, C मीन्स सर्कुलेशन, D मीन्स डिसेबिलिटी। देखो फर्स्ट एड हम किस किस की देख सकते हैं, देखो कहीं आग लग गई है, कोई जल गया है, बर्न इंजरी देख सकते हैं, ड्रोनिंग, डूबते हुए को बचाना, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक, एनी एक्सीडेंट्स हो, ठीक है। तो अलग अलग तरीके के बर्न्स होते हैं, उनमें फर्स्ट एड हम यूज़ कैसे करते हैं। तो देखो सबसे पहले एक क्वेश्चन ये आया था, फिजियोथेरेपिस्ट वाले बच्चे भी ध्यान से सुने, ये फिजियोथेरेपिस्ट में दिल्ली एम्स में आ चुके हैं क्वेश्चंस, जो मैंने पहले बताए हैं वो भी और जो मैं अब बता रही हूँ वो भी। वाइटल साइन सीक्वेंस पूछा गया था, सबसे पहले टेम्परेचर, दूसरा पल्स रेट, तीसरा ब्लड प्रेशर, चौथा रेस्पिरेटरी रेट, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, पेशेंट के टेम्परेचर चेक करेंगे, टेम्परेचर चेक करने के बाद पल्स रेट चेक करेंगे, पल्स रेट के बाद ब्लड प्रेशर के बाद रेस्पिरेटरी रेट। अब करते हैं टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर भी कई तरीके से चेक किया जाता है, इसके टाइप्स हैं, चलो देख लेते हैं।
ओरल और एक्सिलरी। सेकंड है टिम्पैनिक। थर्ड है टेम्पोरल और फोर्थ है रेक्टल। देखो ओरल मीन्स माउथ और एक्सिलरी मीन्स आर्मपिट। या तो हम टेम्परेचर चेक करेंगे मुंह से, और या फिर करेंगे हम आर्मपिट जो हमारी जिसको हम काख बोलते हैं। ठीक है। टिम्पैनिक जो मेम्ब्रेन है वो कहाँ प्रेजेंट है, वो ईयर में, ईयर से चेक करेंगे। टेम्पोरल बोन की लेटरल साइड से चेक करेंगे। और रेक्टल एनल पार्ट से करेंगे, जहाँ से हम स्टूल पास करते हैं। अब इसमें से एक क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से एरिया से सबसे ज़्यादा टेम्परेचर शो करता है, वो करता है टिम्पैनिक और रेक्टल। टिम्पैनिक और रेक्टल शो हाई टेम्परेचर। अब इससे आगे नर्सिंग में आ जाता है। ये नर्सिंग के बच्चों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है टेम्परेचर के चैप्टर से। ओरल, एक्सिलरी, टिम्पैनिक, रेक्टल एंड टेम्पोरल। जो ओरल है वो 35.8 डिग्री टू 37.3 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है। फ़ारेनहाइट में देखते हैं 96.4 डिग्री 99.1 डिग्री फ़ारेनहाइट है। एक्सिलरी 34.8 36.3 डिग्री सेल्सियस है। 96.4 टू 99.3 डिग्री फ़ारेनहाइट। टिम्पैनिक 36.1 डिग्री टू 37.9 डिग्री सेल्सियस। 97.0 डिग्री टू 101 डिग्री फ़ारेनहाइट है। रेक्टल में 36.8 डिग्री, देखो यहाँ पे ये हाई है टिम्पैनिक। रेक्टल 98.2 टू 100.8 फ़ारेनहाइट है। देखो ये दोनों जो एरिया हैं ये हाई टेम्परेचर शो करते हैं। टेम्पोरल में 35.2 डिग्री टू 37.0 डिग्री एंड 95.4 डिग्री टू 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है। देखो टेम्परेचर भी हम चेक करते हैं, एक तो सेल्सियस में चेक करते हैं और एक फ़ारेनहाइट में चेक करते हैं, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, और थर्ड हम चेक करते हैं केल्विन। तो केल्विन में हम डिग्री शो नहीं करेंगे। ठीक है। डिग्री शो नहीं करेंगे। डिग्री हम डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन ओनली, केल्विन नोट मेंशन डिग्री। तो ये 3 टाइप से हम टेम्परेचर की, ये क्या है, ये यूनिट है। ये क्या है, जो डिग्री सेल्सियस है ये SI यूनिट है, किसकी है, टेम्परेचर की। ठीक है। तो आपसे ये टेम्परेचर की यूनिट भी पूछ सकते हैं कि टेम्परेचर की SI यूनिट क्या है, वो डिग्री सेल्सियस है, डिग्री फ़ारेनहाइट है और केल्विन है। जो सेल्सियस है ये क्या है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट और केल्विन, ये आपके स्केल हैं। क्या हैं, स्केल। पर जो यहाँ पे SI यूनिट है वो है डिग्री। क्या है, डिग्री। ठीक है। अब करते हैं CPR। देखो CPR जो हम करते हैं, CPR का मीन्स क्या है, कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन। कार्डियो मीन्स हार्ट, पल्मोनरी मीन्स लंग्स, और रिसक्सिटेशन मीन्स रिवाइव। ठीक है। दोबारा से जीवन दान देना। किसी का हार्ट रुक गया है, डिस्टर्ब हो गया है एकदम, और उसको तभी कार्डियक अरेस्ट आ गया और उसको किसी ने CPR दिया और वो दोबारा से सांस लेने लग गया। तो इसकी सबसे पहले ये क्वेश्चन भी एम्स में हर बार सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, पर किस तरीके से आते हैं मैं आपको बस वही करवा रही हूँ। सबसे पहला आपसे रेशियो पूछ सकते हैं, इसकी रेशियो 30:1
2। एक बार मैंने जो एग्ज़ाम दिया था उसमें रेशो आई थी 15:1। ठीक है, तो इस तरीके से भी आ सकती है और ऐसे भी आ सकती है। देखो 30 जो है वो हमारी चेस्ट कंप्रेशन है और 2 है माउथ टू माउथ ब्रीदिंग है। तो चेस्ट कंप्रेशन की प्लेसमेंट की आपकी हैंड की प्लेसमेंट कहाँ होगी? आपकी हैंड की जो प्लेसमेंट है वो 2 इंच बिलो जिफॉइड प्रोसेस। तो आपसे है ना क्वेश्चन नंबर इससे दूसरा बन सकता है, वो प्लेसमेंट पूछ सकते हैं, एग्जामिनर प्लेसमेंट पूछ सकता है कि कहाँ से हम CPR दे सकते हैं। तो वो 2 इंच बिलो जिफॉइड प्रोसेस ऑन चेस्ट। 2 इंच बिलो जिफॉइड प्रोसेस इफ़ यू आर अनट्रेंड। देखो अगर किसी को ये नहीं पता है कि ये जिफॉइड प्रोसेस क्या है, कहाँ से देना है, और हम अनट्रेंड हैं, कोई अनट्रेंड है, तो उसे क्या करना, अपने हाथ से 100 से 120 बार, 1 मिनट में 100 से 120 बार क्या करनी है, चेस्ट कंप्रेशन दे देनी है। क्या करनी है? चेस्ट कंप्रेशन दे देनी है। कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला थेरेपिस्ट या असिस्टेंट CPR देता रहता है, पर जो पेशेंट की जो टंग होती है वो बंद होती है, जो दांत होते हैं बिल्कुल टाइट होते हैं, मुंह ओपन नहीं होता है, खुला नहीं होता है। तो ये ज़रूर चेक कर लें कि उसका पेशेंट का जो मुंह है, माउथ है, ओरल कैविटी है, वो ओपन है या नहीं है, एयर अच्छे से आ रही है या नहीं आ रही है, बंद है। अगर बंद है तो उसको, अगर चौक है तो उसको ओपन करो। अब देखो ये तो है कार्डियक अरेस्ट। मैं आपको एक और बात बताती हूँ यहाँ पे। एक तो होता है, आप कैसे पता लगाएंगे कि कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक, ये कार्डियक अरेस्ट का पेशेंट है या ये हार्ट अटैक का पेशेंट है? ठीक है, कार्डियक अरेस्ट एंड हार्ट अटैक। देखो कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, जो पल्स रिदम होती है ना हमारी, देखो पल्स की रेट होता है, पल्स का रिदम होता है। तो पल्स की जो रिदम होती है, पल्स रिदम डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, क्या होती है? पल्स रिदम डिस्टर्ब हो जाना, वो होता है कार्डियक अरेस्ट। तभी हम उसको रिवाइव कर पाते हैं। हार्ट अटैक में क्या होता है? हार्ट अटैक में क्या होता है कि किसी भी एरिया की ब्लॉकेज हो जाए, ब्लॉकेज ऑफ हार्ट वेंट्रिकल्स, ये और वाल्व। ठीक है, कोई भी ब्लॉकेज हो जाती है हार्ट की, ये होती है, मीन्स जो पल्स है वो एकदम बंद हो जाना। ठीक है, और कार्डियक अरेस्ट में क्या है कि पल्स बंद नहीं होगी, पल्स का जो रिदम होता है ना पूरी बॉडी में चलने का, वो जो रिदम होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। अब करते हैं सेकंड। अब कई बार आपको पेशेंट देखने को मिलेगी कि इफ़ द पर्सन इज़ अनकॉन्शियस एंड ब्रीदिंग, एक पर्सन क्या है, बेहोश है पर उसकी सांस चल रही है। तो उस टाइम पे आप क्या करोगे? तो उस टाइम पे आपको क्या करना है कि पर्सन टेक साइड लाइन, हम उस पर्सन को ना साइड लाइन पोजिशन में कर देंगे। मीन्स साइड लाइन का मतलब है करवट। एंड जो अपर लेग नी है, जो ये ऊपर वाली जो साइड लाइन करते ही जो ऊपर नीचे वाली जो लेग है ये स्ट्रेट होगी आपकी, और ऊपर वाली को हम नी फ्लेक्स कर देंगे। जो थेरेपिस्ट है या हेल्पर है, जो सपोर्टिव है, अटेंडेंट है, वो अपने एक हाथ को पेशेंट के पेल्विस पे रखेगा और दूसरे को उसके हाथ पे रखेगा। ठीक है, तो हेल्पर एंड थेरेपिस्ट होल्ड द पर्सन हैंड ऑन द शोल्डर एंड अनदर हैंड टू होल्ड द हिप। वो उसके करवट दिलवा देगा। वैसे जैसे ही वो करवट दिलवाएगा वैसे उसकी जो एयरवे है वो क्लियर हो जाएगी
और जो ऑक्सीजन की अमाउंट होती है, ठीक है, ऑक्सीजन ब्रेन तक नहीं पहुंच पा रहा है, वो एकदम चला जाएगा और पेशेंट होश में आ जाएगा। अब करते हैं ड्रोनिंग। ड्रोनिंग क्या है? ड्रोनिंग पानी में डूबते हुए को बचाना। ड्रोनिंग ड्रोनिंग से ना मैनी डेथ होती हैं, बहुत सारी डेथ हो जाती हैं, बहुत सारे लोग पानी में डूबकर मर जाते हैं। कारण ड्रोनिंग होना। क्या होना? ड्रोनिंग होना। इस ड्रोनिंग का मीन्स क्या है? ड्रोनिंग का मीन्स है कि एयर कैन नॉट गेट इनटू द लंग्स तक एयर नहीं जा पाती। उसका कारण क्या है कि स्मॉल अमाउंट में जो वाटर होता है वो हमारे लंग्स मीन्स फेफड़ों में चला जाता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं ड्रोनिंग। अब इस ड्रोनिंग में हम क्या करते हैं? जैसे ही हम देखते हैं कि कोई आदमी डूब रहा है, कोई बच्चा डूब रहा है, तो हम उसको फटाफट बाहर निकालते हैं और उसको हम क्या करते हैं? उसको कंप्रेस करते हैं, उसकी चेस्ट को कंप्रेस करते हैं, ठीक है। तो ये होता क्यों है? ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द थ्रोट, ठीक है, जो हमारा थ्रोट होता है उसकी कॉन्ट्रैक्शन जब होने लग जाती है, वैसे ही पानी है या कोई और सब्सटेंस है वो अंदर चला जाता है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि एस्पायरेट से भी क्वेश्चन आ जाता है। एस्पायरेट का मीन्स क्या है? एस्पायरेट का कुछ मिलता जुलता मीनिंग है इसमें। एस्पायरेट का मीन्स ये है कि जब आपने देखा होगा छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों को हम फीड कराते हैं, ठीक है, और फीड कराते कराते बच्चा क्या करता है? फूड पाइप की वजह अपनी जो ट्रैकिया है, लंग्स वाली जो पाइप है, उसमें वो अपना फीड ले जाता है और लेने के बाद वो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में आ जाता है। बहुत सारी लेडीज़ें हैं जिनको मैंने अपनी आंखों के सामने देखे हैं, 2-3 बच्चे छोटे छोटे एस्पायरेट किए हुए, बड़ा भी, और बहुत कम चांसेस होते हैं इन बच्चों को बचाने। बच्चे बहुत कम होते हैं जो बच पाते हैं। तो ये जो भी घर में कोई छोटा बच्चा है तो कृपया करके सबको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि जब भी बच्चे को दूध पिलाओ या कुछ खिलाओ तो उसके जब तक बच्चा लेटा हुआ है, ठीक है, मतलब वो बैठ के नहीं खा पा रहा है, तब तक उसके गर्दन के नीचे तकिया लगा के फिर उसको कुछ खिलाओ। दूसरा, कई बार है ना कि आजकल है ना बड़े बड़े अच्छे अच्छे घर बन गए हैं, अमीर आदमी ज़्यादा हो गए हैं, पैसे वाले लोग बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो उसमें क्या होता है कि सबको ये डर लगा होता है कि अगर बच्चा उल्टी कर देगा तो हमारे बेड गंदे हो जाएंगे, उल्टी कर देगा तो हमारे सोफ़े गंदे हो जाएंगे। प्लीज़ ऐसा मत करिए। आपके घर कोई भी बच्चा बाहर का हो या घर का हो, बिस्तर आपके बदले जा सकते हैं, सोफ़े आपके बदले जा सकते हैं, पर ज़िंदगी कभी भी वापस नहीं आएगी। ये एक ऐसी कंडीशन है एस्पायरेट की कि मैंने उन बच्चों को ना ऐसे सांस लेते हुए देखा है कि बस वो ये कह रहे कि हमें सांस दे दो, हमें सांस दे दो, कि हम कैसे जीवन अपना जी लें। मैंने तड़पते हुए देखा है, इसलिए मैं आपको ये नॉलेज दे रही हूँ कि कभी भी कोई भी बच्चा हो, बड़ा हो, छोटा हो, बुजुर्ग हो, यंग हो, कोई भी हो, अगर उल्टी आती है ना तो उसको खुल के इतना उसको स्ट्रेस मत दो कि वो डर के मारे अपने हाथों को मुंह पे रख ले और अपनी उल्टी मुंह में ले जाए। कई बार ऐसा होता है कि जैसे ही उल्टी आती है, बॉडी का रिफ्लेक्स ये बोलता है कि तुम अंदर से बाहर फेंको, और तुम्हारे डर के कारण बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि उस उल्टी को मुंह में ही रखते हैं और एकदम वो निगल नहीं पाते। वो निगल इसलिए नहीं पाते क्योंकि उसका ब्रेन ये वर्क कर रहा है कि मुझे तो बाहर फेंकना है, ठीक है। रिफ्लेक्स वोमिटिंग का जो रिफ्लेक्स है वो आउटर का होता है, और आप फोर्सफुली अगर उसको इनसाइड करते हैं तो वो पेट की जगह लंग्स में चला जाता है। ऐसा केस मैंने अपने
आँखों के सामने देखा है। तो प्लीज़ कभी भी आप ये, मैं बाय नॉलेज आपको, देखो एग्ज़ाम एक अलग चीज़ है पर नॉलेज होना भी बहुत बड़ी चीज़ है। तो कभी भी ऐसा मत करो, और कोई करता है तो उसको समझाओ, क्योंकि एस्पायरेट किए हुए बच्चे बहुत कम चांस होते हैं, या बड़े हों या छोटे हों, बहुत कम चांस होते हैं बचने के, इसलिए मैनी डेथ हो जाती हैं इस ड्रोनिंग के कारण और एस्पायरेट के कारण। अब करते हैं वार्निंग। देखो आप यहाँ पे ना, जब जैसे ही पानी में डूबते हुए को बचाते हैं तो बाहर निकालते हैं और उसकी छाती को पीटने लग जाते हैं, चेस्ट को पीटने लग जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको एक ये बात ध्यान रखनी है कि सीपीआर में आप चेस्ट कंप्रेशन फास्ट दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? फास्ट। पर ड्रोनिंग में आपको ऐसा नहीं करना, क्योंकि अगर आप फास्ट देंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि जो लंग्स का रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंक्रीज। तो वाटर इन द लंग्स कैन इंक्रीज द रेजिस्टेंस टू रेस्क्यू ब्रीथ एंड चेस्ट कंप्रेशन। सो दीज हैव टू डन एट, कौन सी रेट पे देना है हमें? स्लो रेट में हमें देना है। और आई थिंक आप सबको समझ में आ रहा है, और हम ऐसे ही बने रहेंगे वीडियो के साथ। अब करते हैं हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया जैसे ही देखो, जब बच्चा अंदर होता है या बड़ा अंदर होता है, डूब रहा होता है, तो उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है, उसको हाइपोथर्मिया हो जाता है। और वो कितने तक हो जाता है? 35 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। ठीक है, 35 डिग्री सेल्सियस। अब करते हैं, ये मैं पढ़ रही थी छोटे से नोट से, 2-3 मैंने ये लिख लिए यहाँ पे, तो ये भी मैं साथ के साथ करा देती हूँ। करते हैं वाटर वेपर। वाटर वेपर के बारे में करते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर क्या है? चैप्टर है ये, स्टेट्स ऑफ मैटर। तो स्टेट्स ऑफ मैटर में हम वाटर वेपर करेंगे। वाटर वेपर क्या है? वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू, जो पानी, ठीक है, पानी गैस की फॉर्म में चला जाता है, वो हमारा होता है वाटर वेपर। जैसे कि एक प्लेट में, स्टील की प्लेट में आप पानी डाल देते हैं। ये स्टील की प्लेट है और यहाँ पे आपने पानी डाल दिया, थोड़े ही टाइम पे वो पानी उड़ जाएगा। और वो उड़ क्यों जाएगा? क्योंकि वो रिस नहीं रहा। सीप का मतलब होता है रिसना। ठीक है, अगर रिसेगा नहीं तो वो उड़ जाएगा, तो वो होगा हमारा वाटर वेपर। अब करते हैं एवोपरेशन। कई बार आपने देखा होगा, डोसा खाने तो सब जाते हैं। ठीक है, डोसा जब खाने जाते हैं तो डोसे वाला क्या करता है? अपने डोसे बैटर को डालने से पहले उसे थोड़ा ठंडा करेगा, और ठंडा करने के लिए वो पानी यूज़ करेगा, और डोसे वाले जो तवा होता है उस पर ऐसे पानी को छिड़केगा। जैसे ही पानी को छिड़केगा वो क्या हो जाएगी? पानी के बबल्स बन के और पानी उड़ जाएगा। तो वहाँ पे वो पानी का कौन सी फॉर्म थी कि पानी वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैस। वो वाटर कन्वर्ट होगी किस में? गैस में। अब करते हैं एवोपरेशन। एवोपरेशन द प्रोसेस, इसमें क्या होगा? जो कन्वर्जन है, द प्रोसेस और कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर स्टेट। पानी किस में चेंज हो रहा है? वेपर स्टेट में हो रहा है, उसको बोलेंगे हम एवोपरेशन। जैसे कि हम गीले कपड़े हैं, हमारे गीले कपड़े होते हैं, हम सुखाने चले जाते, जैसे ही ड्राई एयर होती है तो हमारे कपड़े, ड्राई एयर कपड़ों को लगती है, वैसे ही वो जो पानी है उसका एवोपरेशन हो जाता है। या फिर हम पोछा लगाते हैं, पानी पोछा लगाते हैं, गीला पोछा लगाते हैं, तो पानी क्या होता है? उड़ जाता है, तो एवोपरेट हो गया। हमारे शरीर में जब पसीना आता है, ये एग्जाम्पल्स हैं, ये एग्जाम्पल ही देंगे। सिंपल आपसे ये नहीं पूछने वाले कि वाटर वेपर क्या है, एवोपरेशन क्या है, वो आपसे एग्जाम्पल पूछेंगे कि जो स्वेट, बॉडी से स्वेट निकलता है वो क्या है, वो एवोपरेशन, उसका एवोपरेशन होता है, या वाटर वेपर बनते हैं, या कंडेंसेशन होती है, तो उससे होता है एवोपरेशन। अब करते द कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड। जब पानी वाटर वेपर, जो वाटर वेपर होते हैं वो लिक्विड में चेंज हो जाए। ठीक है, किस में हो जाए? लिक्विड में चेंज हो जाए, उसको बोलते हैं हम कंडेंसेशन। किस में बोलते हैं? कंडेंसेशन।
इसका आप एग्जाम्पल देख लो कि कई बार आपने देखा होगा ह्यूमिडिटी, ठीक है, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी में क्या होता है कि हर जगह जो वाटर वेपर होते हैं वो इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि वहाँ से पानी सूखने की बजाय, एयर में इतना वाटर वेपर होता है कि सूखने की बजाय और गीले हो जाते हैं। यही होता है हमारा कंडेंसेशन। अब करते हैं फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग। देखो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट हमारा होगा सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाता है वो होता है मेल्टिंग, और फ्रीज में जो लिक्विड से सॉलिड में हो जाए वो है हमारा फ्रीजिंग। जैसे कि सॉलिड से लिक्विड में कैसे जाएगी, हमारी एक कैंडल है उसको जला दिया, वो जलती जा रही है, पिघलती जा रही है, ठीक है, ये क्या होगा हमारा मेल्टिंग होगा। अब क्या है कि वाटर वेपर इज़ लाइटर देन एयर। जो वाटर वेपर होते हैं ये किससे हल्के होते हैं, वो होते हैं एयर से। एयर से वाटर वेपर लाइटर होते हैं। अब बात करते हैं हम, यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, ठीक है, तो आप अच्छे से इस वीडियो को लर्न ना हो तो बार बार देखना, तब आपको याद हो जाएगी। अब करते हैं हम क्रॉप्स। क्रॉप्स में से एक क्वेश्चन आ सकता है, जीके का बन सकता है, जीएस का बन सकता है और सब्जेक्टिव भी बन सकता है। रेलवे का एग्ज़ाम बिल्कुल मिक्स आएगा। तो आप सबसे पहले 3 क्रॉप होती है हमारी, खरीफ, सेकंड रबी और थर्ड है जायद। देखो खरीफ, रबी एंड जायद। खरीफ की जो देखो ये जो फसलें होती हैं ये 5 से 6 महीने की होती हैं। कोई भी आप फसल उगाओगे सिर्फ जायद को छोड़ के, ठीक है, जायद को छोड़ के खरीफ और जो रबी फसलें होती हैं ये 5 से 6 महीने की फसल होती हैं। तो इसमें आपसे क्या पूछ सकते हैं, फसल की बुआई पूछ सकते हैं, फसल की कटाई पूछ सकते हैं, मेजर क्रॉप पूछ सकते हैं और टेम्परेचर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं खरीफ। खरीफ क्रॉप को कैसे याद रखना है। देखो गांव के लोग जो बच्चे होते हैं ना उनको तो आइडिया होता है, वो खेतों में जाते रहते हैं, आपस में बातें करते हैं कि कब खेत की बुआई करनी है, कब कौन सा बीज डालना है, तो थोड़ा उनको नॉलेज होती है। शहर के बच्चों को इतना पता नहीं होता है खेतों के बारे में। तो चलो आज इस वीडियो से आपको भी पता लग जाएगा कब क्या उगता है। तो देखो किसान कैसे मेहनत करके इन क्रॉप्स को उगाता है। तो पहली बुआई देखते हैं खरीफ क्रॉप की, देखते हैं खरीफ। खरीफ से याद रखना खराब, क्या याद रखोगे आप, खरीफ से आपको खराब याद रखना है। और खराब से क्या होगा, खराब मौसम, ठीक है। तो खराब मौसम याद रखना कि खराब मौसम कब होता है कि गर्मियों में। तो गर्मियों में जो बारिश, लोग इतनी गर्मी हो जाती है कि लोग ये कहते हैं हाय गर्मी, हाय गर्मी, ये भगवान बारिश कर दे, ये भगवान बारिश कर दे, ऐसे करते रहते ना। तो वो जून जुलाई के महीने में करते हैं। जून जुलाई में अक्सर ये डिमांड रहती है कि बारिश हो जाए, काश बारिश हो जाए। तो जून जुलाई में इसकी बुआई होती है। और जो गर्मी में जिस फसल को गर्मी में बोएंगे वो फसल सर्दी में कटने के लिए तैयार हो जाएगी, ठीक है। ये बात सिंपल सी है, एक या बुआई याद कर लो या कटाई याद कर लो। कटाई अगर जो सर्दी में कटेगी वो गर्मी में बोई जाएगी, और जो गर्मी में कटेगी वो सर्दी में बोई जाएगी। इस तरीके से आपको याद रखना है। तो खरीफ क्रॉप की जो बुआई है वो जून से जुलाई महीने और कटाई सितंबर से अक्टूबर में। अक्सर आप देखते हैं ना कि दिवाली के टाइम पे, अक्टूबर नवंबर में ही दिवाली आती है, उसी टाइम पे हम किसकी पूजा करते हैं ये ध्यान रखना।
हम खील बतासे की पूजा करते हैं, ठीक है। और उस टाइम पे खील बतासे अपने खेतों से, जब दुकानों पे ढेर सारी दुकानों पे ना ढेर खील आ जाती हैं, बतासे आ जाते हैं, तो वो फसल कटती है तभी हम दिवाली मनाते हैं। अच्छी फसल कटती है तभी दिवाली बनती है। तो हम उसकी क्या करते हैं, उन धान को लेके हम अपने इष्ट देव को दिवाली पे हम पूजा करते हैं। तो इस तरीके से आप याद रखो इनको कि बुआई धान को जून जुलाई के महीने में बोया जाता है और कटाई हमारी दिवाली के टाइम पे कट जाती है, सितंबर से अक्टूबर में। कौन कौन सी जो फसल है जो खरीफ क्रॉप्स में आती हैं, धान हो गया हमारा, धान मीन्स चावल, धान को क्या बोलते हैं, चावल। और कई हरियाणा की जगहों में सुनने को मिलेगा आपको चौल, ठीक है, मारी चौल बना दिए, यूँ करके बोलते हैं, ठीक है। तो वे चौल नहीं, चावल ही होते हैं, और चावल को हम बोलते हैं धान। मक्का ज़्यादा पंजाब भी लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, आजकल तो कॉमन हो गया है, पर मक्का पंजाब स्टेट में ज़्यादा खाया जाता है। ज्वार होगी, बाजरा हो गया, सोयाबीन, देखो ये सारी सर्दी की फसल है। चावल भी, मक्का भी सर्दियों में ज़्यादा खाया जाता है, गर्म होता है। ज्वार भी, बाजरा भी, बाजरे की रोटी हम कब खाते हैं, सर्दियों में खाते हैं। सोयाबीन होगी, गर्म होती हैं। कॉटन की ज़रूरत हमें कब पड़ती है, सर्दियों में पड़ती है। इतने बड़े बड़े रजाइयाँ ओढ़ के सोते हैं, आजकल कंबल आ गए हैं, वैसे तो रजाई यूज़ होती है, ऊन यूज़ किया जाता है। शुगर केन भी क्या होता है, शुगर केन का हम जूस पीते हैं गर्मियों में। तो शुगर केन क्या है, शुगर केन भर भर के पानी पीता है क्योंकि उसका जूस बनता है। तो इसकी कटाई भी कब होगी, सितंबर से अक्टूबर में। मूंगफली हम कब खाते हैं, मूंगफली अब रेडियो पे देखने को मिलेगी सर्दियों में। तिल सर्दियों में खाए जाते हैं। अरहर सर्दी में, उड़द और मूंग, ठीक है। ये हमारी क्या होगी, अरहर, उड़द और मूंग, ये हमारी दाल होगी। आपको इस तरीके से क्रॉप्स को लर्न करना है। सीजन क्या रहेगा इसका, सीजन रहेगा वर्षा ऋतु, खराब मौसम, खरीफ फसल खराब मौसम में उगेगी, और खराब मौसम हमारा रेनी सीजन है। अब करते हैं नेक्स्ट क्रॉप, रबी क्रॉप्स। रबी से आप याद रखना, कैसे याद रखोगे, रब रब, पंजाबी बोलते हैं ना कि रब। हमारे गुरु नानक देव जी पंजाबी में भगवान को रब बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं, हे रब्बा इस सर्दी से बचा ले, बहुत ठिठुरन हो रखी है, बहुत सर्दी हो रखी है, हे भगवान बचा ले। तो आप यहाँ से रब को याद रखेंगे, हे रब बहुत ठंडी हो रखी है, ठीक है। सर्दियों में सब ठुठरते रहते हैं ना, अपने हाथों को ऐसे रब करते हैं, या तो ऐसे भगवान को याद करो हे रब, या फिर अपने हाथों को रब करो, रबी से रब करना, ठीक है। रब करना, अपने दोनों हाथों से रब करना चालू कर दो। और रब कब करते हैं, जब हमें ठंड लगती है। और ठंड हमें कब लगती है, ठंड हमें लगती है सर्दियों में। तो जो इसकी बुआई है वो कब होगी, रबी की क्रॉप्स की बुआई अक्टूबर से नवंबर में होगी, और कटाई जो सर्दी में बोएंगे वो कब फसल कटेगी, वो गर्मी में कटेगी, अप्रैल टू मई, ठीक है। तो रब करना, हाथों का रब करना, और कब करते हैं, सर्दी में, ठीक है। तो सर्दी में कौन कौन सी क्रॉप उगाई जाती है, देखो गेहूं डाला जाता है, चना उगाया जाता है, राई, जीरा, सौंफ, मिर्ची, धनिया, जौ, मटर, सरसों। और यहाँ पे एक और है बथुआ, एक क्वेश्चन आया था, बथुआ किस सीजन में उगता है, बथुआ
देखो बथुआ है ना अलग से नहीं उगाया जाता, बथुआ ना गेहूं में उगता है, मिक्स होके उगता है। जैसे आप गेहूं के बीज डालोगे, बथुआ उसके बीज से उगता है। तो गेहूं कब डलता है? सर्दी में। तो सर्दी में और क्या उगेगा? बथुआ। बथुआ उगता है सर्दी में, तो सर्दी में जो बथुआ उगता है वो मिक्स उगता है किसके साथ? गेहूं के साथ। तो इस तरीके से आप रिलेट करके अपने क्रॉप्स को याद करेंगे। अब करते हैं जायद क्रॉप। देखो जायद से ज़्यादा और ज़्यादा गर्मी, ज़्यादा गर्मी में कौन सी फसल? जायद क्रॉप। ठीक है, ये समर सीजन में, ये वो क्रॉप है जो समर सीजन में उगाई जाती है। किसान वैसे दो सीज़न ही उगाते हैं ज़्यादा, पर अगर किसान को अपनी इनकम को बढ़ाना है तो वो 3 सीज़न की भी क्रॉप कर सकता है। तो जायद क्रॉप को बीच में ले सकता है मार्च से अप्रैल। जायद क्रॉप की ज़्यादा गर्मी कब होती है? शुरू मार्च से अप्रैल में, और इसकी कटाई हो जाएगी जून से जुलाई में। तो ये 4-5 महीने की फसल है। बुआई मार्च से अप्रैल, कटाई जून से जुलाई। और टेम्परेचर कितना रहेगा? 22-35 डिग्री सेल्सियस। कौन कौन सी? अब गर्मी में गर्मी में हमें देखो ये 5 महीने की क्रॉप है, ठीक है, गर्मी में ही। तो गर्मी में ही हमें कौन सी चीज़ें खाने को मिलती हैं? तरबूज मिलता है, खीरा मिलता है, ककड़ी मिलती है। यहाँ पे क्या थी? ककड़ी। मूंग, उड़द, करेला, लोबिया, सूरजमुखी एंड जूट। ठीक है, अब करते हैं धान की 3 अलग अलग फसल हैं जिन्हें असम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में उगाया जाता है। धान की 3 अलग अलग फसल हैं जिन्हें असम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में। इनको कैसे याद रखना है? धान हमारा चावल है, चावल की 3 वैरायटी हैं जिनको अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से उगाया जाता है। असम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा। अस, अमन, बोरो। देखो बोरो को कैसे याद करते हैं? सर्दी, विंटर से याद रखना। सर्दी में पड़े बिस्तरों में क्या हो जाते हैं? लोग बोर हो जाते हैं। तो जब बोर होना कहाँ, कब? विंटर में। बोरो जो चावल होंगे वो विंटर में उगाया जाएगा। अमन, अमन अमन का मीन से अमीन, कि हे भगवान सबका भला कर, सब कुछ सही हो जाए। ठीक है, तो अमन का मीन्स है अमन, सबका भला हो जाए, बारिश कम हो जाए। ठीक है, तो बारिश के टाइम पे हम सब के लिए क्या दुआ करते हैं कि हे भगवान बारिश बंद हो जाए, ये मानसून कम हो जाए, खतरा टल जाए। तो हम जो प्रार्थना करते हैं वो किस मौसम में करते हैं? वो हम मॉनसून के मौसम में करते हैं। तो अमन से मॉनसून और अस से समर। अब करते हैं 4th क्रॉप, प्लांटेशन क्रॉप। प्लांटेशन मीन्स प्लांट लगाना। ठीक है, मीन्स रोपण फसलें। रोपण फसलें कौन सी फसलें होती हैं? ये 1 से 4 साल फसलें चलती हैं, लंबी फसलें होती हैं। एक बार डालने के बाद 4-5 साल तक आप उनसे आप बेनिफिट ले सकते हैं। जैसे चाय होगी, रबड़, कॉफ़ी। चाय से बात करते हैं। चाय हमारे भारत में इतनी चाय लोग पीते हैं कि इतना कंजप्शन कर जाते हैं। मैंने पिछले साल एक आर्टिकल पढ़ा था चाय का, कि कंजप्शन चाय का इतना, इंडिया के लोग चाय की कंजप्शन इतनी करते हैं, इतनी ज़्यादा करते हैं कि एक्सपोर्ट कर ही नहीं पाते। जो चाय इंडिया में उगती है वो सारी की सारी चाय इंडिया ही पी जाता है, बाहर जाने ही नहीं देता है, एक्सपोर्ट हो ही नहीं पाता है। ठीक है, तो ये तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी सामान है एक्सपोर्ट होता है तो वो सस्ता नहीं होता है, वो कॉस्ट ही जाता है, कॉस्टली ही बिकता है। ठीक है, तो कोशिश करो कि चाय घरों में कम से कम करो। वैसे तो मेडिकल डिपार्टमेंट के जो बच्चे हैं वो चाय तो खूब पीते हैं, हम भी पीते थे, बच्चे और भी पीते हैं, पर कुछ पीते हैं, कुछ नहीं पीते हैं। सबके बारे में तो नहीं बोल सकते हैं। चलो
फिफ्थ क्रॉप है हमारी कैश क्रॉप। कैश मीन्स लेन देन वाला है, नगदी फसल, ठीक है। नगदी फसल हमारी इम्पोर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन में देखने को मिलता है यहाँ से आपको। तो जो कैश क्रॉप है, एक तो हमारी शुगर केन होगी, गन्ना, कॉटन, कपास और मक्का। मक्का आजकल कैश क्रॉप में क्यों है, क्योंकि ये रॉ मटेरियल में यूज़ किया जाता है, जैसे कि बायोफ्यूल, हमारे जो फ्यूल्स होते हैं उनको बनाने में यूज़ किया जाता है। छठी 6 ऑर्नामेंटल प्लांट्स, ठीक है। ऑर्नामेंटल प्लांट्स किसको बोलते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि ऑर्नामेंटल प्लांट कौन से होते हैं। तो ऑर्नामेंटल, आप जैसे फॉर्म भरा था, अब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि अवॉइड ऑर्नामेंट कि मेल को क्या क्या पहन के आना और फीमेल को क्या क्या नहीं पहन के आना। घड़ी, चूड़ी, वो जूते, चप्पल, इस तरीके से जो हमारे अवॉइडेबल होते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है, उनको बोलते हैं ऑर्नामेंट। तो हमारे जो ऑर्नामेंट प्लांट होते हैं वो जो हम घरों में साज सजावट, अपने घर की एयर प्यूरिफाई करने के लिए जो प्लांट उगाते हैं उनको बोलते हैं ऑर्नामेंट प्लांट। और अभी रिसेंटली जब दिल्ली में 400 AQI था, दिल्ली में 400 AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है। तो जब ये ज़्यादा था तो एक घर ऐसा था जिन्होंने अपने घर में एक ऐसा पेंट किया था कि वो एयर को कंज्यूम कर रहा था, और इतने घर में चारों तरफ प्लांट लगा रखे थे अपने घर में ही, ऑर्नामेंट प्लांट, जिससे उसका घर का जो AQI है वो बहुत ही कम था। तो आप भी सब अपने घरों में लगाएं। अब करते हैं स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स NSNIS, National Institute of Sports. NSNIS is the one of the most best Asia Institute. अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एशिया का सबसे बेस्ट स्पोर्ट्स कहाँ पे है, तो वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट, जिसको हम बोलते हैं मक्का ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स, मक्का ऑफ इंडियन स्पोर्ट। तो ये आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखो ये कई सारे अवार्ड हैं हमारे, 7 अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड। राजीव गांधी और ध्यानचंद अवार्ड एक ही अवार्ड है, क्या है ये, एक। मक्का ट्रॉफी, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन अवार्ड, तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड एंड ध्यानचंद अवार्ड ये 2023 में विराट कोहली को मिला था, 2024 में सत्यची को मिला है, ठीक है। द्रोणाचार्य अवार्ड जसकीरत भास्करम जयंता कुमार पुशीलाल को मिला। अर्जुन अवार्ड मोहम्मद शमी, ओजस और शीतल देवी अंतिम ऐश्वर्य तोमर को मिला है। शीतल देवी जो कि JNK की है, जम्मू एंड कश्मीर की है, आर्चर है, दोनों हाथ नहीं है फिर भी वो आर्चर है, और इतनी बेहतरीन आर्चर है कि इतने हमारे भारत के लिए गोल्ड ला चुकी है, ठीक है। सबसे अगर किसी को मोटिवेशन होना है ना, आप कभी मोटिवेशन लेने के लिए जे महेश्वरी को सुनते हो, रील्स पे बैठे रहते हो, रील्स देखते हो, पॉडकास्ट देखते हो, सब बेकार है, सब कुछ नथिंग है, कुछ भी नहीं है। आप ऐसे लोगों को देखो ना, शीतल देवी से आप मोटिवेट हो, आपको मोटिवेट क्यों किसी और से होना है, जो आपको दिख रहा आप उससे मोटिवेट हो। अपने सामने शीतल देवी की आप एक पिक्चर लगा के रखो, अपने फ़ोन में लगा के रखो, टैब पे लगा के रखो, उसमें स्क्रीन पे लगा के रखो। अब जब देखो ना कि एक आर्चर है जिसके दोनों हाथ नहीं है, और आर्चर करती है किससे, पैरों से, तो कितनी बड़ी मोटिवेशन है ये। उसको देख के तो इंसान पता नहीं क्या से क्या कर सकता है, ठीक।
ठीक है, और आप सिर्फ एक एग्ज़ाम। तो इनके बारे में तो आप इनकी कहानी सुनो, इनको पढ़ो, इनको अपना मोटिवेटर्स, इनसे आप मोटिवेशन हो, ठीक है। शीतल देवी, मिस शीतल देवी। मक्का ट्रॉफ़ी, मक्का ट्रॉफ़ी कौन सी ट्रॉफ़ी होती है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि जो यूनिवर्सिटी लेवल पे जो ट्रॉफ़ीज़ है, सारी यूनिवर्सिटी से जब जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनको मक्का ट्रॉफ़ी दी जाती है। मक्का ट्रॉफ़ी की फुल फॉर्म है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन, प्रोत्साहन से आपको पता है कि जो लास्ट ईयर 3 इयर्स के जो भी बच्चे होते हैं, खेल चुके होते हैं, उनको और प्रोत्साहित करने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड, कोई भी एडवेंचर जैसे कि माउंट एवरेस्ट पे पहुंच गए, या जैसे कुछ एडवेंचरी कुछ नया कर रहे हैं, ठीक है, राष्ट्र, और जो कि राष्ट्रीय के हित में है, वो है तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड। अब करते हैं, ये टॉपिक फर्स्ट नेक्स्ट वीडियो के लिए बनाया था, पर मैं अब आपको यहीं से करवा रही हूँ, इसी वीडियो में ऐड कर दे रही हूँ। टेम्परेचर पे बात करेंगे, ठीक है। टेम्परेचर की डेफिनेशन आ जाती है कि टेम्परेचर की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज़ टेम्परेचर, पूछा जा सकता है प्रैक्टिकल भी और थ्योरी भी। तो ए रियलेबल मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, ठीक है, हॉटनेस भी मेजर करते हैं और कोल्डनेस भी मेजर करते हैं ऑफ ए बॉडी, इट्स उसको बोला जाता है टेम्परेचर। मेजर करते हैं थर्मोमीटर से, ठीक है, क्लिनिकल थर्मोमीटर, लेबोरेटरी, डिजिटल एंड इंफ्रारेड थर्मोमीटर। कोरोना के टाइम पे जब किसी को टच नहीं कर रहे थे तो इंफ्रारेड थर्मोमीटर आ गए थे, जो कि पोर्टेबल हैं, और इनको हम बिना विदाउट टच करके ही रेज से टेम्परेचर का पता लगा लेते हैं। डिजिटल टेम्परेचर जो कि आर्मपिट से चेक किए जाते हैं। लेबोरेटरी, रेड मरकरी होती है, लेबोरेटरी वाले जो थर्मोमीटर हैं उनके अंदर रेड मरकरी होती है जो इजीली शो कर देते हैं टेम्परेचर को। और क्लिनिकल ओरल टेम्परेचर, ठीक है, इसमें 3 स्केल यूज़ होते हैं टेम्परेचर में, एक सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल एंड केल्विन स्केल। देखो जो सेल्सियस स्केल होते हैं वो डिग्री सेल्सियस ऐसे लिखी जाएगा, फ़ारेनहाइट स्केल डिग्री फ़ारेनहाइट, एंड केल्विन स्केल ओनली केल्विन। यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है, नोट डिग्री केल्विन, ठीक है, ये लिखा जाएगा नहीं, ठीक है, ये ओनली केल्विन लिखा जाएगा। अब पल्स रेट अलोन इज, देखो पल्स रेट से जो हम चेक करते हैं टेम्परेचर, वो रियलेबल इंडिकेटर नहीं होता है फीवर का। पल्स रेट कई बार ज़्यादा भी हो जाती है और टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। अब करते हैं एयर टेम्परेचर। एयर टेम्परेचर रूम टेम्परेचर, ठीक है, जो वेदर पैरामीटर से हम चेक करते हैं, जो हमारा एयर का जो टेम्परेचर होता है उसे बोलते हैं वेदर पैरामीटर। वेदर स्टेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, हर वर्ल्ड में अदर वेदर स्टेशंस हैं। पैरामीटर्स आर यूज फॉर मेकिंग वेदर फोरकास्ट, ठीक है, ये जो पैरामीटर हैं वो फोरकास्ट के लिए, वेदर फोरकास्ट के लिए यूज़ किए जाते हैं। और 1918 टू 2001 में एक वेदर वूमेन थी, इंडियन साइंटिस्ट, ठीक है, वेदर वूमेन, जिसको किस नाम से जाना जाता है, वेदर वूमेन के नाम से जाना जाता है, और वो है हमारी इंडियन साइंटिस्ट, उसका नाम है अन्ना मनी। क्या नाम है? अन्ना मनी। तो इस अन्ना मनी ने इस अन्ना मनी को वेदर वूमेन बोला जाता है। वेदर वूमेन क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसने बिल्ट किया ए लार्ज नंबर ऑफ वेदर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, एक वेदर के टेम्परेचर को चेक करने के लिए के इंस्ट्रूमेंट इन्होंने बनाया, तो वो उनका नाम है अन्ना मनी। टॉपिक नंबर 2, मटेरियल्स अराउंड
अस, कौन कौन से मटेरियल हमारे सराउंडिंग है। तो हु डेवलप टेक्निक ऑफ व्हील टन पोइट्री प्रोडक्शन। चक्का, व्हील टन को बोलते हैं हम चक्का। आपको कुम्हारों के घर में जो प्रजापति है ना, कुम्हार होते हैं जो निर्माण करते हैं, ठीक है। इस धरती पे सबसे बड़े वही हैं जो जिन्होंने निर्माण किया है, जहाँ से जो कुछ निर्माण हुआ है ये इन्होंने मिट्टी से वो सब कुछ बना दिया, मिट्टी का निर्माण किया। निर्माण करने के बाद मिट्टी से कुछ नई चीज़ का निर्माण करना, ठीक है। तो पोइट्री, पोट, प्रोडक्शन बनाना। किसने बताया? सिंधु सरस्वती, सिंधु सरस्वती। ऑल्सो नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन को हम सिंधु सरस्वती भी कहते हैं। बेक क्ले इज कॉल्ड, जो बेक करके, बेक क्ले से कोई पोट बनाते हैं उसको बोलते हैं हम टेराकोटा। लस्ट्रस, जो लस्ट्रस क्या होता है? लस्ट्रस शाइनी सरफेस होता है। नॉन लस्ट्रस डू नॉट हैव शाइनी सरफेस। अब कहते हैं टॉपिक नंबर 3, मूवमेंट ऑफ प्लांट, ठीक है। प्लांट की मूवमेंट को कैसे चेक करेंगे? ऐसा नहीं है कि एक प्लांट एक जगह से उठ के दूसरी जगह चला गया, नहीं। मूवमेंट मीन्स उसकी पत्तियों की, जो फूल है उसकी मूवमेंट होना, ठीक है। वो मूवमेंट ऑफ प्लांट इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में आप देख सकते हैं। और इंसेक्टिवोरस प्लांट कौन से हैं? वो है डोरसेरा। कौन से हैं? डोरसेरा। शोसर शेप्ड प्लांट होते हैं, इस टाइप का ये प्लांट होता है। अब करते हैं जगदीश चंद्र बोस, इंडियन साइंटिस्ट, फैसिनेटिंग एक्सपेरिमेंट विद प्लांट। ही बिल्ट मशीन कॉल्ड क्रिस्कोग्राफ, क्रिस्कोग्राफ टू रिकॉर्ड प्लांट रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई लाइक लाइट, हीट, इलेक्ट्रिसिटी एंड ग्रेविटी। तो प्लांट की स्टिमुलस को चेक करने के लिए कौन से ग्राफ का यूज़ किया गया है? क्रिस्कोग्राफ का यूज़ किया गया है। नुब्रा विलेज इज़ ऑलमोस्ट क्लाउडलेस विलेज। आपसे पूछ सकते हैं कि क्लाउडलेस विलेज कौन सा है? वो है नुब्रा वैली। और नुब्रा कहाँ पे है? लद्दाख में। कहाँ है? लद्दाख में। नुब्रा इज़ ए ब्यूटीफुल रीजन इन लद्दाख। एंशिएंट टाइम नुब्रा इज़ फाइंडिंग डायरेक्शन। बादल नहीं है तो वहाँ से जो स्टार हैं वो इजी तरीके से दिखाई देते हैं। साफ जब आसमान होगा तो वहाँ से आप अपने डायरेक्शन चेक कर सकते हैं, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट। सप्तऋषि जो होते हैं हमारे, उनसे आप चेक कर सकते हैं। तो ये आपके नोट्स हैं और नेक्स्ट वीडियो में और नोट्स बनाएंगे। तो जाते जाते वीडियो को वही लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। बहुत कम बच्चे हैं जो कि मेरी वीडियो को लाइक कर रहे हैं। देखो, मेहनत करके ही कोई काम किया जाता है। थोड़ा तो मुझे भी मोटिवेशन चाहिए कुछ काम करने के लिए। जो करेंगे उनका भी थैंक यू, जो नहीं करेंगे उनका डबल थैंक यू। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।